हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है लाचार पिता। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। पूरा दिन कुछ काम धाम तो है नहीं, बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। कम से कम इतना काम तो कर लिया करो कि खाते वक्त तो यह न लगे कि मैं हराम का खा रहा हूँ। मनीष जी की बहू ने उनके हाथ से रोटी छीनते हुए कहा। पहले वह बर्तन साफ करो, उसके बाद कुछ खाना। मनीष जी उसकी तरफ नम आंखों से देखते हुए बोले, बेटा मैं कल रात भी मैंने कुछ नहीं खाया था। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए बहुत भूख लग रही है। थोड़ा कुछ खा लूँ, फिर सारा काम कर लूँगा। तुम बस बताती रहना। इतने में उनकी बहू चिल्लाई, बताती रहना? मैं क्या पूरे दिन तेरी तरह खाली पड़ी रहूंगी घर में? आंखें दी है ना भगवान ने, खुद देख सकते हो क्या क्या काम पड़ा हुआ है। पहले सारा काम खत्म करना, फिर कुछ खाने की सोचना। इतना कहकर अपने कमरे से पर्स और पैसे लेकर वह घर से बड़बड़ाते हुए निकली। पूरा दिन कुछ करना धरना तो है नहीं, और खाने के नाम पर देखो हर टाइम तैयार। बहू के जाते ही मनीष जी ने घर में झाड़ू लगाई, फिर बर्तन साफ करके उन्होंने कपड़े भिगो दिए। उन्हें भूख इतने ज़ोरों से लगी थी कि रहा नहीं गया। उन्होंने बहुत सोचा, बहू जब तक आएगी सब काम हो जाएगा, मैं कह दूंगा काम खत्म होने के बाद ही कुछ खाया। यह सोचकर वह कपड़े भिगोकर ही किचन में गए। देखा तो किचन में खाने को कुछ नहीं था। वही रोटी जो उसने हाथ से छीनी थी, वह भी कुत्ते के सामने डालकर चली गई। मनीष जी को भी भूख तेज लगी थी। उन्होंने किचन में ढूंढा तो उन्हें खाने को बिस्किट रखे दिखे। 2 बिस्किट रखे थे बंधे हुए। उन्होंने निकाल कर देखा तो वह पूरी तरह सिले हुए थे और कुछ बदबू भी आ रही थी, पर भूख के आगे कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने वे दोनों बिस्किट खा लिए और पानी पीकर घर के काम करने लगे। घर के सारे काम निपटाते हुए बस कपड़ों को सुखाकर ही बैठे थे कि उनकी बहू तमतमाती हुई ससुर जी पर बरस पड़ी। हराम का खाते खाते चोरी की भी आदत हो गई है। मनीष जी कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने बहू से कहा, बहू ये तुम क्या कह रही हो? तो देखो ज़रा, मेरे पैसे चुरा कर कितना सीधा बन रहा है। रुक बुड्ढे, आज तुझे बताती हूँ। जब तक तू मेरे पैसे नहीं देगा ना। मनीष जी ने डरते हुए कहा, पर बहू मैंने किया क्या है? कौन से पैसे? इतने में उनकी बहू बोली, वही पैसे जो तूने मेरे पर्स से निकाले हैं, पूरे 500 थे। अगर मुझे वापस नहीं दिए तो खाने को एक टुकड़ा भी नहीं दूंगी। अपनी बात कहकर वह अपने कमरे में चली गई। मनीष जी आंखों में आंसू लिए वहीं खड़े रह गए। थोड़ी देर बाद कमरे में आकर बैठे तो सामने अपनी पत्नी की तस्वीर देख खुद को रोक नहीं पाए। वह पुरानी यादों में खोए और अधिक पीड़ा का अनुभव कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह तस्वीर को निहारते हुए बोले, मुझे छोड़कर क्यों चली गई? किसके सहारे जीऊं मैं? मेरे जीवन जीने की कोई वजह मुझे नजर नहीं आती। काश ईश्वर मुझे भी तुम्हारे पास बुला ले। इतना कहकर मनीष जी अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाकर रोते रोते ही सो गए। जब आँख खुली तब तक शाम हो चुकी थी। मनीष जी ने देखा अभी तक बहू ने खाने को कुछ नहीं बनाया था। उन्हें खाना खाकर 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके थे। वह बाहर बरामदे में आए तो देखा बहू ने खाना बना लिया था। उन्होंने खाना मांगा तो उसने साफ मना कर दिया। कहा, जब तक मेरे पैसे नहीं मिलते तुम्हें एक टुकड़ा नहीं दूंगी। उन्होंने कहा कि बहू वह पैसे मैंने नहीं लिए, पर उसने एक न सुनी और वहाँ से चली गई। वह कभी कभी सोचते कि मैं यह सब अमोल को यानी अपने बेटे को बता दूं। फिर सोचते अगर अमोल को यह सब पता चला तो पता नहीं वह क्या करेगा। यही सोचकर वह रुक जाते कि मेरा क्या है, कुछ दिन का हूँ, क्या पता ईश्वर कब पास बुला ले। फिर मैं अपने बेटे के परिवार के टूटने का कारण कैसे बन सकता हूँ। रात होते ही बेटा आया। अपने पिता को देखकर बोला, पापा क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? और आपको आपका चेहरा भी उतरा हुआ है एकदम। वह बोले, बेटा वह मैं कल रात से, इतने में बहू आ गई और बोली, अरे आप आ गए? हाँ पापा जी की चिंता मत करिए, मैं हूँ ना। भूख के कारण अपने बेटे से कुछ ना कह सके। बोले, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम जाओ खाना खाकर आराम करो, मैं भी सोने जाता हूँ। बेटा कुछ सोचता है। इससे पहले ही वह बोली, आप हाथ धोकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। अमोल हाथ धोकर आया और जैसे ही खाना खाने बैठा उसने कहा, सुनो पापा की तबीयत खराब है क्या? वह बोली, नहीं तो, शाम को ही तो पार्क से आए बच्चों के साथ थोड़ी भागदौड़ कर ली होगी, इसलिए थक गए होंगे। पापा ने खाना खाया? वह गला खराशते हुए बोली, हाँ शाम को खाकर ही बाहर गए। अब वह खा पीकर आराम से सो गए। उधर मनीष जी का भूख से बुरा हाल था। तब याद आया उनकी पत्नी गरीब बच्चों की कहानी अमोल को सुनाती थी, जिनके पास खाने को रोटी तक नहीं थी, तो वह बच्चे पेट पर कपड़ा बांधकर सो जाते हैं।
उससे उन्हें भूख की तड़प नहीं होती। मनीष जी ने अपना अंगोछा निकालकर पेट से बांधा और देर रात करवटें बदलते बदलते सो गए। सुबह जागे तो उनसे उठा न गया। कमजोरी के कारण उन्हें बहुत चक्कर आ रहे थे, फिर भी वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर उठे और झाड़ू बर्तन करने लगे। अमोल को आज किसी मीटिंग में जाना था, इसलिए जल्दी उठ गया। वह मनीष जी को काम करते देख बोला, पापा आप यह सब क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप? छोड़िए ये सब, रीवा है ना, कर लेगी। अमोल के सामने वह कुछ कह नहीं सकती थी, तो वह बोली, हाँ बाबूजी कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। फिर मनीष जी के पास आकर बोली, बहुत दिखावा कर रहा है, अभी तेरी अकल ठिकाने नहीं लगी। आज भी तुझे भूखा ही मरना है, आज भी तुझे भूखा ही रहूँगी। अमोल बोला, अच्छा सुनो, मेरे पास से 500 ले लेना, कल मुझे ज़रूरत थी इसलिए लिए थे। मनीष जी ने भी सब सुन लिया और कहा, देखा बहू, मैंने कहा था ना, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। वह अपनी गलती को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, बना रही हूँ, अभी खा लेना, जितना ठूसना हो ठूस लेना एक दिन में ही। जैसे प्राण निकल गए। अपनी इस जिल्लत भरी जिंदगी को केवल अपने बेटे की खातिर जिए जा रहे थे, पर अब धीरे धीरे उनकी सहन शक्ति खत्म होती जा रही थी। बहू ने रोटी बनाई तो अमोल ने कहा, पापा आप भी नाश्ता कर लीजिए, रीवा ने बड़ी टेस्टी पराठे बनाए हैं। मनीष जी की तरफ रीवा ने घूर कर देखा तो मनीष जी के बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए। अमोल ने कहा, पापा आप वहीं क्यों रुक गए, आइए ना। वह बोले, नहीं बेटा, तुम्हें तो ऑफिस जाना है, मेरा क्या है, घर पर ही तो रहना है, बाद में खा लूँगा। अमोल ने जिद की तो वह बैठ गए और नाश्ता करने लगे। अमोल को देर हो रही थी तो लंच पैक करवा कर निकल गया। मनीष जी के सामने रखी प्लेट से पराठे उठाकर रात की बची रोटी रखते हुए बोली, इन्हें खा लो, इतना नहीं है कि कचरे में डालो, इससे अच्छा है तुम ही खा लो। पराठे उठाकर वह चली गई और मनीष जी आंखों में आंसू और दिल पर बोझ लिए बैठे रहे। अब और सही नहीं हो रहा था उनसे। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए वह रोटी उठाई, एक कागज़ में उन रोटियों को लपेटकर वह कमरे में चले गए। उधर रीवा को कोई होश ही नहीं था। वह मज़े से अपनी पड़ोसन के साथ किटी पार्टी में चली गई। जब वह वापस आई तब तक मनीष जी घर छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने किसी को कुछ ना बताया और घर से निकल गए। जब बहू वापस आई तो देखा ससुर जी घर में नहीं दिख रहे थे। कहाँ मर गया, बूढ़े को घर का ज़रा सा काम बोल दो तो तुझको वह भी नहीं किया जाता। जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला, उसने घर में देखा और घर में भी उसे कोई नहीं दिखा। वह कहने लगी, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि बिना बताए ही चला गया। आने दो इसे, आज इसकी सारी हेकड़ी निकालती हूँ। अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी और अमोल के घर वापस आने का वक्त हो रहा था, लेकिन अभी तक मनीष जी वापस नहीं लौटे थे। अंधेरा हो रहा था। अब रीवा को डर लग रहा था इस बात से कि अगर अमोल के आने से पहले मनीष जी का पता नहीं चला तो अमोल उससे पूछेगा, क्यों उसके पिताजी कहाँ हैं, तो वह क्या जवाब देगी। जब वह कहेगा कि उसके पिता कहाँ चले गए और क्यों चले गए, आखिर उन्हें यहाँ किस चीज़ की कमी थी। अब अमोल किसी भी समय घर आने वाला था, लेकिन मनीष जी घर में थे नहीं और वह घर में आते ही सबसे पहले अपने पिता से मिलने कमरे में जाएगा। रीवा को अब डर लगने लगा था। उसका मन और ज़्यादा घबरा रहा था। फिर वैसा ही हुआ जैसा वह सोच रही थी। अमोल ऑफिस से आते ही अपने पिता से मिलना चाहता था। जब वह उसे बरामदे में नहीं मिले तो वह उनके कमरे में गया, लेकिन मनीष जी वहाँ भी नहीं थे। अब रीवा से पूछता है, रीवा पापा कहाँ गए हैं? वैसे तो कहीं जाते नहीं हैं, पर आज कहाँ गए? रीवा थोड़ी देर चुप रही। फिर अमोल ने पूछा, रीवा मैं कुछ पूछ रहा हूँ, पापा कहाँ है? रीवा डरते डरते बोली, मुझे पता नहीं कि पापा कहाँ है। अमोल ने रीवा की तरफ देखा। वह मैं आज पड़ोस वाली पूजा दीदी के साथ किटी पार्टी में गई थी। अमोल गुस्से में तमतमाते हुए बोला, क्या कहा? तुम और वह भी किटी पार्टी? रीवा एक चीज़ अच्छे से समझ लो, अगर आज मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद रहोगी। और अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने अपने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी को भी मनीष जी के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन जब पड़ोसियों को मनीष जी के घर छोड़ने की बात पता चली तो उनसे चुप ना रहा गया। उन्होंने अमोल को बताया कि रीवा किस तरह से अपने बूढ़े ससुर पर अत्याचार करती है, जैसा उनसे घर का सारा काम करवाती है और उसके ताने सुनाती है, और तो वह उन्हें कितनी गालियाँ भी सुनाती है, और तो और कभी कभी तो पेट पर कपड़ा बांधकर सोते हैं। यह सब सुनकर तो जैसे अमोल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके रहते उसकी नाक के नीचे उसकी पत्नी उसके पिताजी पर इतना अत्याचार करती रही और उसे भनक तक नहीं लगी। यह सब बातें सोचते सोचते वह अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ा।
जब उसे उसके पिता आसपास कहीं नहीं मिले तब उसने सोचा कि वापस पापा गांव जा रहे होंगे, या तो रेलवे स्टेशन पर होंगे या फिर बस स्टेशन पर। वह रेलवे स्टेशन गया, वहां पर उसे कोई नहीं मिला। तब तुरंत उसने अपनी गाड़ी बस स्टेशन की तरफ घुमा दी। गाड़ी से उतरते ही वह दौड़ता हुआ बस स्टेशन में गया और वहीं उसकी नज़र वहीं बेंच पर बैठे मनीष जी पर पड़ी, जो कि अपने आंसुओं को पोंछते हुए वही रात की रोटियां खा रहे थे जो उनकी बहू ने प्लेट में डाली थी, जो कि पूरी तरह से सूख चुकी थी, जिन्हें चबाने में ऐसा लगता था जैसे सारे दांत बाहर गिर जाएंगे। फिर भी भूखे पेट तो इंसान कागज़ भी चबा ले। यह तो फिर भी रात की रोटी थी। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। अमोल ने उन्हें देखा तो दौड़ता हुआ उनके पास गया और उन्हें गले लगाकर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो पापा, सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे सब पता चल गया है पापा, वह रोते रोते बोला। पर आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्यों पापा, क्यों नहीं बताया आपने मुझे? आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? मनीष जी बोले, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मुझे तुझ पे भरोसा है, मगर मैं अपने बेटे का घर नहीं तोड़ना चाहता था। अमोल ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, पापा घर चलिए। मनीष जी, नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं घर नहीं आ सकता। अमोल किसी तरह अपने पिता को समझा कर लेकर घर पहुँचा, जहाँ सामने ही रीवा खड़ी थी, जिसके जुल्मों का अंत हो चुका था। अमोल ने जैसे ही रीवा को देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था और वह तेजी से रीवा के पास जाकर रुका, 3-4 थप्पड़ जड़ दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पापा के साथ ऐसा करने की? मैंने तुम्हें अपना परिवार संभालने की जिम्मेदारी दी थी, पैसे उड़ाने और घर तबाह करने की नहीं। मेरी माँ के जाने के बाद मैंने तुम्हें बस इतना ही तो कहा था कि मेरे पापा का ध्यान रखना, पर तूने मेरे पापा के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। रीवा उसके पैरों में गिर गई, रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो अमोल, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। अमोल ने उसे पैरों से उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। मनीष जी ने बहुत कोशिश की कि अमोल को समझाया। अमोल ने कहा, देख बेशरम, इसे कहते हैं प्यार, जो तेरे इतने बुरे बर्ताव करने के बाद भी तेरे साथ बुरा होता नहीं देख पा रहे, और तुम मुझसे प्यार का दावा करती है। अगर तुझे मुझसे प्यार होता तो मेरे पापा, जिनसे मैं इतना प्यार करता हूँ, तुम उनसे इतनी नफरत नहीं करती। रीवा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, पापा आप समझाओ अमोल को, आज के बाद मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मनीष जी ने रीवा को उठाते हुए अमोल को समझाया, बेटा घर की इज्जत घर में ही अच्छी लगती है, घर के बाहर नहीं। माफ़ कर दो इसे, और अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। अमोल ने कुछ नहीं कहा और कमरे में चला गया। मनीष जी ने रीवा को घर के अंदर बुलाया और कहा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर वह भी अपने कमरे में चले गए। जैसे ही सुबह हुई, उठते ही अमोल ने देखा बरामदे में उसके पापा बैठे हैं और पराठे खा रहे हैं। वह उठा और तैयार होकर ऑफिस चला गया, पर अब वह लंच के समय भी घर आया, यह देखने कि उसके पापा सही तो है। दोपहर में देखा कि रीवा मनीष जी के सिर में तेल की चंपी कर रही है। अब वह बदल चुकी है, मनीष जी के हर चीज़ का ध्यान रखती। उसके बदले हुए बर्ताव को देखते हुए उसने अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।